चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले इसके हम टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। हिंदी में से बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। वेरिएबल्स मतलब होता है चर। तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हम लोगों को पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक चर वाली रैखिक समीकरण हमको पढ़नी है। अब चर किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। उससे पहले समझते हैं रैखिक समीकरण किसे कहेंगे या लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। जैसे कि इसमें नाम में आ रहा है इक्वेशन, नाम में क्या आ रहा है? इक्वेशन या समीकरण। तो इसके अंदर सबसे पहली बात इक्वल का साइन होगा। जैसे मैंने क्या कहा, x = 4। इसमें क्या करा मैंने? बीच में किसका साइन ले लिया? इक्वल का। अगर इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये एक इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन मतलब जो इक्वल कर रही है, किसी चीज़ के इक्वल है, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ये जो आपका x, y, z जितने भी वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स टर्म। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, x + 5 = 7। मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखी है। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है यहाँ पे? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मानी जाएगी। कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अगर किसी की पावर 1 होगी तो उसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर। उसे क्या बोलते हैं? रैखिक। लीनियर या रैखिक। तो रैखिक का मतलब किसी की पावर कितनी होना? 1 होना। रैखिक का मतलब, लीनियर का मतलब क्या है? किसी की पावर कितना होना? 1 होना। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हम देख रहे हैं इस तरीके से आ रहा है, जैसे हमने देखा y + 7 = -14, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं y की पावर कितनी है? 1 ही है। अगर 1 पावर है तो ये क्या कहलाएगी? लीनियर। और इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है। अगर इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है तो ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक बात और समझनी है। समझने वाली बात क्या है कि ये जो x होगा, ये जो, या फिर ये जो y होगा, या फिर z आएगा, या a आएगा, या b आएगा, या c आएगा, कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट आएंगे, इन सब को बोलते हैं क्या? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल या चर पद, वेरिएबल टर्म्स। इन टर्म्स को वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म्स। और जो ये इस तरह के नंबर्स होते हैं, 14 हो गया, 7 हो गया, ये कौन सी टर्म्स कहलाती है? अचर पद। ये कौन सी टर्म्स कहलाती है? अचर पद या फिर कांस्टेंट टर्म्स। अच्छा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म। मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरिएबल्स टर्म्स, ये जो टर्म्स होती है वो क्या होती है? वेरिएबल्स टर्म या फिर चर पद। ये जो टर्म्स होती हैं जैसे कि 5, 7, ये हो गया, ये हो गया, या किस तरह के नंबर्स आएंगे, मैथमेटिकल्स नंबर जितने भी होंगे, वो कौन सी टर्म्स कहलाएंगी? कांस्टेंट टर्म्स। कौन सी टर्म्स? कांस्टेंट टर्म्स। हिंदी में बोलेंगे इसे अचर पद। क्या बोलेंगे? बात सही है? तो हमें देख क्या चीज़ मिलेगी? अगर हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें 2 टर्म्स मिलनी है। कौन कौन सी टर्म्स मिलनी है? एक तो वेरिएबल टर्म्स और एक कांस्टेंट टर्म्स। एक चर पद और एक अचर पद। चर पद या फिर वेरिएबल टर्म्स किसे बोलेंगे? जो भी x, y, z, a, b, c इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? चर पद या फिर वेरिएबल्स। और इस तरह के नंबर्स को क्या बोलेंगे? अचर पद या फिर कांस्टेंट टर्म्स। अब इनका मतलब समझते हैं कि इनको वेरिएबल टर्म्स क्यों बोलते हैं, इनको कांस्टेंट टर्म्स क्यों बोलते हैं। देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करता रहता है, जिसकी वैल्यू बार बार वेरी करेगी, बार बार हर क्वेश्चन में चेंज आएगी। आप देखोगे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ आएगी, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी, अगले क्वेश्चन में y की वैल्यू कुछ आएगी। मतलब सेम वैल्यू हर बार नहीं आएगी ना।
इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल टर्म्स, क्योंकि इनकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। लेकिन क्या कभी आप 7 को कुछ और बोलोगे? 7 को तो कुछ और बोलोगे नहीं। 5 को कुछ और बोलोगे? नहीं बोलोगे। -14 को कुछ और बोलोगे? तो इस तरह की जितनी भी टर्म्स होंगी इनको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म्स। ये नहीं बदलेंगी, ये वही रहेंगी, हर क्वेश्चन में वही बोली जाएंगी और वही रहेंगी। समझ में आ गई? तो वेरिएबल टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, ये बात सबसे पहले हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो चुकी है? अगर वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स आपकी क्लियर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से यहाँ तक रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपकी ये जो बात है क्लियर हो जाए, तभी आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इसे रफ करके लिख देता हूँ। लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या रहेगी? ax प्लस सी, ax प्लस सी, ax प्लस सी, यहाँ इक्वल्स में 0, ax प्लस सी इक्वल्स में 0, क्योंकि हम लोग कितने वेरिएबल्स लेने वाले हैं? 1 वेरिएबल्स, एक ही चर पद होगा तो सिर्फ x ही होगा। सपोज करो जब आप अगली क्लास में आ जाओगे या इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ोगे, तब आप लोगों को क्या होगा? 1 वेरिएबल्स की जगह 2 वेरिएबल्स भी आएंगे। हो सकता है फिर आपके पास क्या होगी? टर्म्स ax प्लस by, फिर प्लस में c इक्वल्स में 0। अगर 3 वेरिएबल्स ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? वो 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन, ax प्लस by प्लस cz प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह मैं k यूज कर लूँगा। तो यहाँ पे ये जो हमें कौन सा सीखना है इस वाली क्लास के अंदर? हमें सेकंड चैप्टर में कौन सा सीखना है? सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। तो हमारा ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखनी है। कौन सी वाली? ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हुई? अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसी देखने को मिले जिसके अंदर एक वेरिएबल टर्म है, कितनी वेरिएबल टर्म है? एक वेरिएबल टर्म है, x है, y है, z है, और उसकी पावर कितनी है? उसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल तुम दो। चलो, मैंने बोला 2x प्लस 5 इक्वल्स में 0। क्या ये इससे मैच कर रही है? कर तो रही है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो एक x है, यहाँ पे भी एक ही x है। एक ऐसी टर्म है जिसमें x आ रहा है। देखो एक टर्म इसके अंदर कौन सी थी जिसके अंदर क्या आ रहा था? x। तो ये कौन सी टर्म्स थी? अभी मैंने बताया था वेरिएबल टर्म्स, है ना? ये वेरिएबल टर्म थी। और एक ऐसी टर्म थी जिसके अंदर x, y, z नहीं आ रहा था। इनको क्या बोलते थे हम? कांस्टेंट टर्म्स, है ना? तो यहाँ वेरिएबल टर्म देखो एक है या नहीं है? एक कांस्टेंट टर्म है या नहीं है ना? और इक्वल का साइन है या नहीं है? इक्वल का साइन भी है। अच्छा, एक और लेता हूँ। मैंने बोला माइनस का 4y प्लस में 9 इक्वल में 0। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? इसकी y की डिग्री क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशन होगी, इक्वल का साइन भी आ रहा है। और वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, y है सिर्फ, है ना? अच्छा, एक और मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स में 0। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी या नहीं होगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी आ रहा है और यहाँ y भी आ रहा है। कितने वेरिएबल आ रहे हैं? तो हमने कितने पढ़ने थे? तो 1 वेरिएबल नहीं आ रहा ना, इसलिए इसे नहीं बोलेंगे। मैं फिर से एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, अपने पास से कोई एग्जाम्पल दो, जैसे कि बोलो 5x प्लस 4 इक्वल्स में 0। अच्छा, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं यही लिखना है हर बार कि इक्वल में 0 ही रखनी है, कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x माइनस 2 इक्वल में 9, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यही रखना होता है, प्लस ही रखना होता है, माइनस भी आ सकता है। इक्वल के बाद ज़रूरी नहीं 0 ही रखना होता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, बस देखना क्या चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समझना क्या है। हमें समझना ये है कि इस इक्वेशन के अंदर x की कोई भी पावर ना हो। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया
2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल में 0, तब आप इसे लीनियर इक्वेशन बोलोगे? इसमें इक्वेशन तो बोलोगे, इक्वेशन तो है क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है, इसके अंदर वेरिएबल भी एक है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। तो सबसे ज़रूरी है ये चीज़ समझना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के अंदर जो आपके पास जितनी भी वेरिएबल टर्म्स आएंगी उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर कौन सा साइन ज़रूरी है? कौन सा साइन आना बहुत ज़रूरी है? इक्वल का साइन। जब तक इक्वल का साइन नहीं आएगा तो इक्वेशन किस बात की होगी वो? अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया 2x प्लस 5, तो क्या ये इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बनेगी ही नहीं, ये इक्वेशन नहीं बनेगी। तो वेरिएबल टर्म्स का होना जरूरी है, कांस्टेंट टर्म्स का होना जरूरी है, साथ में इक्वल का साइन का होना भी जरूरी है। बात क्लियर है? चलिए वीडियो पॉज करते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस के। चलिए अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न समीकरणों को सरल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। हम लोग जब आपके पास बुक होगी तो बुक में आप देखेंगे बहुत सारी इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं, पहले इन 3 क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हमारे पास पहली क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन क्या है हमारे पास? x-2 इक्वल में 7। x-2 इक्वल में 7। हमें इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है? हमें इसे सॉल्व करने का मतलब है हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी? हमें इसे सॉल्व करना है सिर्फ। तो कैसे सॉल्व करें? इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखो आपने क्या देखना है, यहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें होंगी x के साथ वाली सारी चीज़ें हटानी है। यहाँ पे x के साथ क्या है? 2 -2। तो अगर -2 को आप हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड 2 बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्या करा? 2 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। मेरे पास यहाँ पे क्या था? इस साइड x-2 था, यहाँ पे क्या था? x-2। मैंने इसमें ऐड कर दिया 2। अगर इधर ऐड करूँगा तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 7 में भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया ना भाई, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ x रह गया, और इधर कितने हो गए? 7 और 2 9 हो गए। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। इसका एक तरीका और भी है, और वो तरीका आप लोग अच्छे से सीखना, क्योंकि ये तरीका ज़्यादा आप लोग करोगे नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा। अभी तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा भले ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान एक तरीका होता है। मैं वो तरीके से उस मेथड से करूँगा। तो सेकंड मेथड क्या है? हमारे पास इक्वेशन क्या थी? x-2 इक्वल में 7। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, x-2 इक्वल्स में 7। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छे समझना है, एक एक स्टेप। सबसे पहले कुछ जरूरी स्टेप, जो ये बीच की इक्वल है, इसे आप समझ लो एक तरह की बाउंड्री है। ये क्या है? एक तरह की बाउंड्री है। इसके दूसरी तरफ जब भी कोई नंबर जाएगा, इसके दूसरी तरफ जब भी कोई नंबर जाएगा तो पहली बात उसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे कि अगर वो प्लस होगा तो क्या बन जाएगा? अगर वो माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड। अगर वो डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि जैसे ही बीच में इक्वल का साइन आएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाना है अगर, तो नंबर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर ये यहाँ पे क्या लिखा है? -2। अगर इस -2 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? ये -2 प्लस का 2 बन जाएगा। बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से समझो कि जैसे ही कोई भी नंबर दूसरी साइड जाता है उसका हम लोग साइन को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस साइन को बदल देना है। क्लियर है ये चीज़? प्लस को किस में चेंज कर देंगे? माइनस में। माइनस को किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई को किस में चेंज करेंगे?
डिवाइड को किस में चेंज करेंगे? इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो कितने आसानी से क्वेश्चंस होने वाले हैं। अभी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना लंबा आ रहा था, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। मैंने इस -2 को दूसरी तरफ भेजा, तो -2 दूसरी तरफ जाएगा, किस में जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे जाके ये प्लस हो गया। हम लोगों ने 7th क्लास में भी इस तरह क्वेश्चंस करे हुए हैं। अभी ये कितना हो गया? 7 और 2, तो यही तो हमारा आंसर यहाँ आ रहा है। देखो यहाँ से भी इतना ये आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर, और यहाँ पे हमें ये सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? ये वाला तरीका। अब जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये वाला तरीका आप लोगों को ज़्यादा करना नहीं, यही ज़्यादा करना है, यही सीखना है। सही है? अब देखो एक बात और, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से करूँगा। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से कर रहा हूँ सही फिर से। x - 2 इक्वल में 7, x - 2 इक्वल में 7। हमारी जो ये वाली साइड होती है इक्वल के इस तरफ वाली, ये कौन सा हैंड है मेरा? राइट या लेफ्ट? मेरा ये कौन सा हैंड है? राइट। ये वाला हैंड जो हो गया मेरा राइट हैंड साइड हो गई। क्या हो गई ये? राइट हैंड साइड। ये वाला हैंड मेरा कौन सा है? लेफ्ट। तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको याद रखना है ये जो LHS है और ये जो RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। वो बैलेंस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? बिगड़ना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग हमेशा सही रहनी चाहिए। अब इस चीज़ को समझते हुए क्वेश्चंस को करना है। देखो मैं यहाँ से इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ। पहले क्या करें? -2 को दूसरी तरफ भेज दें, किस में जाएगा? कितना आएगा x की वैल्यू? तो x की वैल्यू आपका जो 9 आया, ये आंसर सही है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? आपका जो वैल्यू आई है x की वो सही आई है या नहीं आई है, इसे आप चेक कैसे करेंगे? तो इसे चेक कैसे करते हैं? देखो चेक कैसे करेंगे? आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्या लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x - 2, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड आपकी। इक्वल के इस तरफ वाली लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड वाली राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x - 2 है। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आई? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इस x की वैल्यू को पुट कर दें, यहाँ पे x की वैल्यू आप 9 रख दें। मैंने x की जगह पे क्या रख दिया? तो 9 रखने से अब आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? और यही तो आपके राइट हैंड साइड में है या नहीं? यानी आपने देखा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अगर मान लो आपने गलती से क्वेश्चन को यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाती? 9 की जगह पे मान लेता हूँ मैं -8 आ जाती, या फिर -9 आ जाती, कुछ भी आ जाती, तो क्या ये बैलेंस होता? बैलेंस ही नहीं होता। अगर आप यहाँ -9 रखते तो इसकी वैल्यू कितनी आती? कितनी आती? -9 रखने से -11 आती, जो कि क्या होता? गलत होता। क्लियर है ये चीज़? इस चीज़ को आपको समझना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए जब भी आप वो वैल्यू पुट करें उस इक्वेशन के अंदर। क्लियर है? तो मैं इसे यहाँ से वापस रफ कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को चेक भी करना आना चाहिए। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक नहीं करना है, लेकिन हमारे को इसके अंदर अगली एक्सरसाइज के अंदर चेक भी करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, चेक नहीं करेंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ सेकंड। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें करना ही नहीं है अभी चेक, सिर्फ सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? y + 3 इक्वल्स में 10। y + 3 इक्वल्स में 10। अब मुझे बताओ ये प्लस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो क्या होगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा? 10 - 3। तो कितने वैल्यू हो गई? 7 हो गई। और यही आपका आंसर हो जाएगा कि y = कितना है? 7। अगर आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना। तो यानी कि आपकी वैल्यू वेरीफाई कर रही है, सही हो रही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? 6 इक्वल में z + 2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं कि ये तो आपकी वाली इधर की तरफ है,
हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरफ दे रखा हो या इस तरफ दे रखा हो। अच्छा, इसे चाहे हम ऐसे पढ़ें या फिर इसको हम ऐसे पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। बात समझ में आई? ये एक ही बात है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल यहाँ पे भी है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल यहाँ पे भी है, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्वेश्चन जैसा दे रखा है आपको करना आना चाहिए वैसे ही, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, अब की बार आप ये जो प्लस का 2 है इस तरफ लेके जाओगे या इस तरफ लेके आओगे? इस तरफ ट्रांसपोज करोगे ना, इस तरफ ट्रांसपोजिंग करेंगे अगर हम 2 की, तो ये प्लस का 2 किस तरह कितने में किस में आएगा? माइनस में। इधर क्या रह गया? जेड। कितनी वैल्यू बची? 4 बचा। जेड की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो जेड की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। ऐसे लिख सकते हैं हम चाहें तो, या जेड की वैल्यू कितनी आई? 4 आई, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन तीनों क्लियर हैं? इन तीनों क्वेश्चंस को नोट डाउन करो और उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। वो वीडियो पॉज कर देते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारे आगे क्वेश्चंस क्या हैं? आगे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 3/7 प्लस में x इक्वल में 17/7 के। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाली टर्म्स को क्या करेंगे? दूसरी तरफ भेजेंगे। जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ? प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी? ये टर्म माइनस में, क्योंकि इस तरफ प्लस में है। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो किस में जाएगी? ये माइनस में। अब ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे का नीचे माइनस कर देंगे। इस तरह से आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा क्या लेना पड़ता है हमें दोनों का? पहले एलसीएम। दोनों 7 है, जब सेम नंबर होते हैं, सेम डिनोमिनेटर होते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाता है? वही आ जाता है। जब हर एक जैसे होते हैं तो वही एलसीएम आ जाएगा। 7 एलसीएम आ गया। 7 से 7 कितनी बार में डिवाइड होगा? तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है तो कितना आएगा? 17। बीच में जो साइन होगा प्लस का या माइनस का वही लगाना है। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही आना है। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3। 17 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 14। कितने बचेंगे? 14/7। अगर ये कट सकता है, आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए आंसर, ये कट सकता है तो काट दो। बताओ कितना हुआ? कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? 2 बार में। तो आंसर कितना आ गया? तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 6x किसके इक्वल है? 12 के। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे जो x और 6 के बीच में कौन सा साइन है? क्या यहाँ प्लस है? क्या यहाँ माइनस है? क्या यहाँ मल्टीप्लाई है? क्या यहाँ डिवाइड है? अगर आपको बीच में कोई साइन नहीं दिखेगा तो आप उसे मल्टीप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे? ये इसका मतलब ये है कि 6 की और x की मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ये क्या लिखा हुआ है? 6x। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? जल्दी बताओ। डिवाइड में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? डिवाइड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6x इक्वल में दे रखा है 12 के, तो इस 6 को मैं दूसरी तरफ जब लेके जाऊंगा तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में। 6 किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। बात समझ में आ गई? तो 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। 6 की टेबल में 12 नहीं आता है, तो फिर डिवाइड क्यों नहीं होगा? कितना आएगा जल्दी बताओ? कैंसल आउट हो गया कितनी बार में? 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। क्लियर है ये चीज़? चलिए, इसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। जब तक वीडियो को करते हैं पॉज, और उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे।